हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द जेईई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये अपना पार्ट 3 वीडियो है जहाँ हम लोग 2016 से लेकर 2018 में जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जहाँ पे हमने 2020 एंड 2019 के सारे सवाल किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर वर सम रियली गुड क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जरूर से जाके आप उसको भी देखें। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन है जहाँ पे 2016 में एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। थोड़ा बहुत जो भी माइनर सा कॉन्सेप्ट लिंक हुआ था वो मॉडर्न फिजिक्स के साथ हुआ था, राइट। 2017 में आपको एक क्वेश्चन था और 2018 में आपके पास 3 सवाल है। चलिए, अच्छा एक और पॉइंट, इसके अलावा हमने जितने भी एडवांस के PYQs या फिर एडवांस के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा। सभी एक प्लेलिस्ट में है बेसिकली। ठीक है, ओके। इफ़ यू वांट टू रिवाइज द एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज द लिंक यू शुड फॉलो। ये भी आपको नीचे मिलेगा। 15 मिनट में कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका पहला सवाल है। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम 2018 और सवाल आपको फेयरली इजी है बेसिकली। तो आपके पास बेसिकली एक लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर है, चार्ज डेंसिटी इस पे लैम्डा है, और ये जो वायर है ना वो आपको इस z एक्सिस के पैरेलल है, और ये वायर जो है बेसिकली इस स्फेरिकल शेल को कट कर रहा है, राइट। इट pierces a thin non-conducting spherical shell of radius capital R in such a way that PQ subtends an angle of 120 degree at the center O of the spherical shell। तो ये जो PQ है जहाँ पे ये इस शेल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो PQ O पॉइंट पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमसे पहला ऑप्शन पूछता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस मच। अब आपको यहाँ पे एक बात समझना होगा, जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सो दैट फ्लक्स इज बेसिकली चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज एनक्लोज्ड उतना ही होगा जितना चार्ज इस वायर PQ पे लाई कर रहा होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि PQ वायर का लेंथ कितना है, और उसके लिए यहाँ पे आप सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटल 120 डिग्री था, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है यानी कि ये जो लेंथ है वो हो जाएगा आपको R sin 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट √3R/2। और अगर ऊपर वाला √3R/2 है तो नीचे वाला भी √3R/2 है, यानी कि टोटल PQ लेंथ हो जाएगा √3R। सो व्हाट इज योर फ्लक्स? फ्लक्स इज बेसिकली चार्ज्ड एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एनक्लोज हो जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ PQ विच इज नथिंग बट योर √3R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इफ यू सी केयरफुली आपका A ऑप्शन मैच हो रहा है, और अगर A सही है मतलब C तो गलत है, यहाँ पे √2 है। ठीक है, अच्छा B ऑप्शन देखिए, द Z कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, हालांकि सवाल में सिर्फ सरफेस ऑफ द शेल की बात की जा रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द वायर होता है। किसी भी पॉइंट की बात करेंगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वायर के परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का Z के अलोंग कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बेसिकली सही है, राइट। मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ सरफेस पे नहीं, किसी भी लोकेशन पे Z डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर B सही है तो D आपका गलत हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, किसी भी पॉइंट की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना वो इस तरीके से ही होगा। किसी भी पॉइंट की आप यहाँ पे बात कर लीजिए। ठीक है, तो आपका D गलत है, A और B इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एक मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। देखने में लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप इसको पेशेंटली बढ़ेंगे तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेजर्ड एट पॉइंट P 0,0,D जनरेटेड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and the dependence of E on D is found to be different for different charge distribution। So basically हमारे पास यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 में हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और पॉइंट P पे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरीके से D के साथ वेरी कर सकता है वो लिस्ट 1 में दिया है। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। अगर हम यहाँ पे फिगर की बात करें तो आपके सामने ये सिचुएशन है, ये अपना Z एक्सिस है, ये अपना Y एक्सिस है, और अगर Y एक्सिस Z एक्सिस इस तरीके से होगा तो आपका जो X एक्सिस होगा वो इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अ पॉइंट P,
राइट, 0,0,D, यानी कि हम z एक्सिस पे है इस वक्त, तो ये आपका हो गया पॉइंट P, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिस्ट 2 में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक एक करके चेक करने वाले हैं। सो यू हैव अंडरस्टूड दी क्वेश्चन। तो ये ऊपर वाले हिस्से को हम लोग यहाँ से एक्चुअली हटा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना सिचुएशन है। लेट अस टॉक अबाउट दिस 1 नंबर। लिस्ट 2 में जो आपका 1 है ना, उसको यहाँ पे जरा देखते हैं। इसमें हमसे कहता है अ पॉइंट चार्ज Q एट दी ओरिजिन। कहता है कि अगर यहाँ पे एक चार्ज Q हो, राइट, तो उसके वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहला वाला तो काफ़ी सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपली KQ अपॉन, और इसके बीच का ये दूरी कितना है, ये आपको D है। सो सिंपली ये आपको हो जाएगा KQ अपॉन D स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D स्क्वायर के। तो R, यानी कि R जो है ना वो 1 के साथ मैच हो रहा है, तो इसके बाजू में हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब बात करते हैं 2 की। 2 की देखिए, अ स्मॉल डाइपोल विथ पॉइंट चार्ज, देखिएगा स्मॉल डाइपोल बोल रहा है, ठीक है, विथ पॉइंट चार्जेस Q एट 0,0,L एंड माइनस Q एट 0,0,-L एंड टेक 2L एज मच स्मॉलर दैन स्मॉल d। सो बेसिकली आपको ये एक शॉर्ट डाइपोल दे रहा है क्वेश्चन में। अब हमसे क्या बोलता है, अब हमसे ये बोलता है कि आपके पास बेसिकली इस तरीके से एक शॉर्ट डाइपोल है, एक शॉर्ट डाइपोल है, राइट। यहाँ पे आपको प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे आपको माइनस Q चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ना, अच्छा मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट P है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ Q इंटू 2L, राइट। एनीवेज, तो एक शॉर्ट डाइपोल के वजह से आपको जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और P पॉइंट इस डाइपोल के लिए एक एक्सियल पॉइंट है, यानी कि 2pk/r³। सो 2pk/ और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा, दिस इज योर d³। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d³, ठीक है। तो ये जो S है वो आपका 2 के साथ मैच हो रहा है, बढ़िया है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड की। तो थर्ड की बात कर लेते हैं, आइए। इससे पहले यहाँ जो ड्रॉ किया है इसको हल्का सा मिटा दिया जाए। अच्छा, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विद द एक्स एक्सेस विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो बेसिकली जो आपका वो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट है। यहाँ पे एक्स एक्सिस इनटू द प्लेन है, सो इनटू द प्लेन, राइट, कोइंसिडेंट विद द एक्स एक्सिस वो आपको लाइन चार्ज है। तो उस लाइन चार्ज के कारण अगर हम इसको 3D में दिखाने की कोशिश करें तो आपको कुछ इस तरीके से वो लाइन चार्ज है। तो इस लाइन चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है, दैट इज योर 2k लैम्डा अपॉन D। तो सिंपली दिख रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, विच मीन ये जो Q है वो आपको थर्ड के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ को करने से पहले एक बार फिफ्थ देख लेते, बिकॉज फिफ्थ इज अ फॉर्मूला बेस्ड। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कोइंसिडेंट विथ XY प्लेन विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो बेसिकली आपसे एक इनफाइनाइट शीट के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, दैट इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो आप देख सकते हैं फिफ्थ वन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। सो P जो है वो फिफ्थ के साथ मैच हो रहा है। अब सवाल उठता है फोर्थ का। फोर्थ में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वो भी नहीं है। टू इनफाइनाइट वायर्स कैरिंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, की पॉइंट है यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। The one along y is equal to 0, z is equal to L has a charge density plus lambda। तो एक इनफाइनाइट वायर आपको यहाँ पे है, इनटू द प्लेन है, और ये प्लस लैम्डा है, और दूसरा वाला आपको कहाँ पे है, z माइनस एल, और उस पर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, इस पे चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर हियर, हमको ये डिस्टेंस भी L दिया है और ये डिस्टेंस भी हमको बेसिकली L ही दिया है, राइट। दिस इज़ योर L, दिस इज़ योर L। P पॉइंट पे इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और हमें ये कंडीशन भी दिया हुआ है कि 2L इज मच स्मॉलर दैन D। तो अब अगर हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाले वायर की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट। दिस इज ड्यू टू दी प्लस लैम्डा, और माइनस लैम्डा की वजह से टूवर्ड्स दी वायर होगा, राइट, E माइनस लैम्डा, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस वाले की वजह से जो हो जाएगा दैट इज योर 2
2k lambda divided by distance between them. Now what is this distance? This is your d minus l. d minus l, I hope you are able to see that. d minus l minus 2k lambda अपॉन, और माइनस वाला जो है, माइनस लैम्डा वाला जो है वो इस p पॉइंट से d प्लस एल दूरी पे है, सो d प्लस एल। बढ़िया है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप 2k लैम्डा को कॉमन लोगे, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, सो d माइनस एल इंटू डी प्लस एल इज नथिंग बट योर d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस इज योर d प्लस एल माइनस d प्लस एल, राइट। सो इफ यू सी आपका d और d जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा and you are left with 2k lambda into 2l divided by, अच्छा अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपका जो l है वो बहुत बहुत छोटा है d से, तो आप l स्क्वायर को बेसिकली नेगलेक्ट कर सकते हो और आपका बचने वाला है d स्क्वायर, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। और ये वाला कौन सा था, तो r था, यानी r जो है ना वो 4 के साथ भी मैच हो रहा है। सो दिस कंप्लीट्स आवर सोल्यूशन। p का 5 है, p का 5, Q का 3 है, R का 1,4 और S का 2, यानी ऑप्शन नंबर B जो है वो अपना सही जवाब है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया है। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटाते हैं। अच्छा, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3, 2018 का ये सवाल है एंड ट्रस्ट में दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपको जेई मेंस में भी आने लायक आज के डेट में सवाल हो सकता है। सवाल में हमसे क्या बोलता है, अ पार्टिकल ऑफ मास इतना, चार्ज इतना इज इनिशियली एट रेस्ट। तो जब आप सवाल को पढ़ो ऐसे किसी सवाल को, तो आप गिवन लिखो, इनिशियल स्पीड 0 है और उस समय आपका टाइम भी 0 था। पार्टिकल का जो मास है वो हमसे कहता है 10 to the power -3 kgs एंड चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। बढ़िया है। द पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ध्यान से देखिए हमेशा एक्स एक्सिस में है, राइट, आई कैप है और साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। ई नॉट की वैल्यू 1 है एंड ओमेगा की वैल्यू इतनी है। कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, देन द मैक्सिमम स्पीड इज व्हाट, राइट। सो आप अगर ध्यान से देखें, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज नथिंग बट Q इंटू ई, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट Q इंटू ई अपॉन मास। तो यहाँ से आपको बेसिकली पता चल गया कि व्हाट इज योर एक्सेलरेशन, Q इंटू Q बाई एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको बेसिकली ई नॉट साइन ओमेगा टी है, राइट। डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि एक्स एक्सिस है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको वेलोसिटी चाहिए, तो क्यों ना हम ए को लिख दे डी वी बाई डी टी, तो ये आपको हो जाएगा डी वी और डी टी को हम लेके जा रहे हैं राइट साइड। सो Q बाई एम ई नॉट, दिस इज योर साइन ओमेगा टी डी टी। ऑसम। सो अब हम इसको करने जा रहे हैं इंटीग्रेट। जब समय शून्य था तो स्पीड 0 था, किसी भी जनरल टाइम टी पे इसका स्पीड को v मान लेते हैं। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आपको v है, दिस इज योर Q ई नॉट बाई एम। साइन ओमेगा टी को मारेंगे इंटीग्रेट तो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो ओमेगा को हम बाहर ले रहे हैं और ये है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t तक, राइट। आप इसको जब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपको निकल के आने वाला है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आ गया अपना वेलोसिटी का इक्वेशन। हमसे बोलता है कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, अब आपके सामने इक्वेशन है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये कॉस ओमेगा टी -1 होगा, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगा जब आपका कॉस ओमेगा टी जो है -1 होगा। तो यहाँ से अपना आ गया v इज इक्वल टू Q ई नॉट बाई एम ओमेगा, और ये -1 अगर होगा तो ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज 2 ओवर हियर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज की वैल्यू 1 है, ई नॉट की वैल्यू भी 1 है, मास की वैल्यू 10 टू द पावर कहाँ गया -3 है, 10 टू द पावर -3, और ओमेगा आप देख सकते हो 10 टू द पावर 3 है। सो इस सवाल का आंसर बेसिकली 2 ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं सवाल किस तरीके से एक बेसिक इंटीग्रेशन करने से भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2017 का है एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपको फ्लक्स का क्वेश्चन है और हर साल जनरली आपको फ्लक्स पे एक सवाल आ ही जाता है। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए सवाल देख लेते हैं एक बारी। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। तो जस्ट आउटसाइड है, ये जो चार्ज है वो इस इमेजिनरी हेमिस्फीयर के जस्ट बाहर है। 4 ऑप्शन है, हमको एक एक करके सबको चेक करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
ओरिजिनल सवाल में डायग्राम ऐसा था, सिर्फ सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन कंफर्ट के लिए। अब देखिएगा क्यों ऐसा किया गया। सवाल में क्या है, लेट अस चेक द ईजियर वन फर्स्ट। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट सरफेस इज Q by एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक डायरेक्ट वाला चीज़ हो गया। ये सवाल भी आपको बेसिकली मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। आपका जो चार्ज है दैट इज जस्ट आउटसाइड दिस सरफेस, जस्ट आउटसाइड, राइट। तो अगर ये चार्ज इस सरफेस के, राइट, अज्यूमिंग कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस के बाहर है चार्ज, तो एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स इसके थ्रू ज़ीरो हो जाएगा, एज सिंपल एज इट इज़। यानी ये ऑप्शन तो हो गया अपना गलत, राइट, ओके। और क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। ध्यान से समझिएगा, सवाल में क्या बोल रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस तो अपना ये वाला है ना, और उसका सर्कमफ्रेंस बोल रहा है। यानी अगर आप इस येलो वाले लाइन पे फोकस करें, राइट, तो ये हमसे कहता है कि ये जो येलो वाला लाइन है ना, वो आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है बेसिकली, राइट। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। आप अगर ध्यान से देखें तो इस Q चार्ज से ये जो येलो लाइन है, येलो कर्व लाइन है, इसका हर पॉइंट Q चार्ज से इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट होने वाला है। कोई भी पॉइंट आप उठा के देख ले, इक्विडिस्टेंट है। और अगर सारे के सारे पॉइंट्स आपको इक्विडिस्टेंट है, विच मीन आपको पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि आपको जो पोटेंशियल होता है दैट इज़ नथिंग बट योर KQ बाई R। तो अगर सारा पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे है तो आपको सेम ही होने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। ये जो आपका येलो वाला लाइन है वो कुछ ऐसा है, और हमारा जो चार्ज है ना, इसके सेंटर के ऊपर है बेसिकली, यहाँ है, यहाँ है। तो हर पॉइंट यहाँ पे आपको सेम ही डिस्टेंस पे है, ठीक है, विच मेक्स आवर ऑप्शन नंबर डी एज करेक्ट। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। हमने दो ऑप्शन चेक कर लिया। अच्छा, बी देखते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कॉन्स्टेंट ओवर द सरफेस, राइट। हमसे क्या बोल रहा है कि आप इस फ्लैट सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो ये वाला कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है जनाब, तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, है ना। तो दिस वाइट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो बोलता है हमेशा कांस्टेंट होना है। कैसा है चेक कर लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे रैंडम सा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसके सेंटर से स्मॉल r की दूरी पे है, तो ये अपना स्मॉल r है, ये अपना कैपिटल R है। मान लेते ये एंगल जो है थीटा है। तो इस P पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर KQ अपॉन ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट योर R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, राइट। ये तो अपना है ना परपेंडिकुलर, तो उसका स्क्वायर करने का मतलब है इतना। लेकिन हमसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछ नहीं रही है, हमसे तो ये वाला पूछा जा रहा है E परपेंडिकुलर। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो E परपेंडिकुलर है दैट इज नथिंग बट योर E, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, यानी कि E कॉस थीटा, राइट। यानी कि KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा ओवर हियर इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज योर कैपिटल R एंड हाइपोटेनस इज दिस मच। तो आप ध्यान से देखिए ये जो हमको निकल के आया है यही है हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जो है वो स्मॉल r पे डिपेंड करता है। हमने लोकेशन अगर ये लिया होता दिस पॉइंट ऑन द फ्लैट सरफेस तो आपका स्मॉल r बदल जाता, यानी कि ये जो E परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे वो वेरी कर रहा है। सो द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, गलत, ये सरासर गलत है, विच मीन्स ये वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए बेसिकली ये बताता है कि आपको ऑलमोस्ट हर साल सॉलिड एंगल पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है, क्योंकि ये सवाल, ये ऑप्शन आपको सॉलिड
एंगल के कॉन्सेप्ट से ही होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस मच। ठीक है, अब देखिए हमने ऑप्शन नंबर सी में ये बात शो किया था दैट टोटल यानी कि कर्व्ड सरफेस प्लस दिस फ्लैट सरफेस, राइट, टोटल से जो फ्लक्स होगा वो आपको ज़ीरो होगा। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं, अगर हम इसको सेपरेट कर दें, ये कर्व्ड सरफेस हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गया, सो आई कैन से दैट फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस इज ज़ीरो, टोटल फ्लक्स ज़ीरो है। यानी कि अगर हमसे कर्व्ड सरफेस का पूछता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लैट सरफेस, और फ्लैट सरफेस से निकाल पाना मेरे लिए ईजी काम है, यानी कि वो मेरे सिलेबस के अंडर में है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल्स, राइट। आप क्या करते हो इस केस में, आप इन दोनों को पहले तो ज्वाइन करते हो, आप पता करते हो कि व्हाट इज दिस हाफ एंगल थीटा, राइट, ये हाफ एंगल आपका मान लेते थीटा है, तो सॉलिड एंगल आप पहले पता करोगे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द फ्लक्स क्रॉसिंग दिस फ्लैट surface, this flat surface, right? Okay, so 2 pi 1 minus now cos theta। जहाँ तक बात cos theta की है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये भी तो आपको बेसिकली r के ही बराबर है, ये भी r के बराबर है, तो ये r है, ये आपको 90 डिग्रीज है, तो ये बेसिकली आपको हो गया 45 डिग्रीज। सो cos 45 इज नथिंग बट योर 1/√2, तो ये आपको आ गया सॉलिड एंगल। ठीक है, खत्म। अब एक बारी आपको पता चल गया कि सॉलिड एंगल कितना है, तो फ्लक्स निकाल सकते हैं ना इसके थ्रू। अगर ये एक पूरा क्लोज्ड सरफेस होता, मतलब इस तरीके का कुछ होता जहाँ पे ये जो क्यू चार्ज है वो कंप्लीटली इनसाइड किसी बॉडी के होता है, तो फ्लक्स होता है इन दैट केस Q/ε0, और इस केस में सॉलिड एंगल आपको होता है 4 पाई, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपका सॉलिड एंगल 4 पाई है तो आपका फ्लक्स होता है Q/ε0, राइट। तो इस केस में अगर आपका ओमेगा है सॉलिड एंगल, यानी कि आपका फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0 4 पाई और ऊपर में होगा आपका ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस हो गया, विच इज इक्वल टू Q/ε0। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो इतनी है, तो सर 2 पाई 1 माइनस 1/√2, नीचे में आपको आ जाएगा 4 पाई। आप ध्यान से देखिए तो इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2। सो दिस इज योर Q/2ε0 1 माइनस 1/√2, दिस इज योर फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस। लेकिन हमसे पूछा गया है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस विच इज नेगेटिव ऑफ दिस, तो इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, और ये बिल्कुल मैच होने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि कर्व्ड सरफेस का दिस इज नेगेटिव ऑफ फ्लैट विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो ए और डी दोनों ही आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सोल्यूशन भी बहुत सही लगा होगा, राइट, और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिपरेशन को ये डेफिनेटली बूस्ट करेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। वी शैल बी मीटिंग इन मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।